तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं नरेशन का पूरा पार्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए इसको। एक बार में अगर आप पूरा से समझ लेते हो उसके बाद फिर जरूरी नहीं पड़ेगा आपको समझने का। यह नरेशन स्टार्ट करें। नरेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग दो ही चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, जैसे वक्ता जो बोलने वाला होता है, अगर अपने भाषा में अगर डायरेक्टली उसका सूचित कर दिया जाए तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर जैसे देखिए, डायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन होता है जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को उसी के यानी कि बिना किसी परिवर्तन के अगर आप व्यक्त कर रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, राम ने कहा मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। और एक चीज़ को ध्यान दीजिए, जैसे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो भी बंद रहता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसके बाहर का जो भी रहता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और अंदर वाले का रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इसके अंदर अगर वर्ब है, ठीक है, अगर इसके अंदर वर्ब है तो ये हो जाएगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग ये दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। अगर हमारा डबल एपोस्ट्रोफ यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर कोई भी चीज़ बंद है, कोई सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और उसके बाहर है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाले को कहा गया, रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाले को कहा गया। अगर बाहर में वर्ब है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और अंदर में जो वर्ब है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा यही अंतर है। अब जैसे यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है तो इसको ध्यान से समझिए। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत छोटा सा अंतर है। अगर हम बोले यहाँ जैसे एक एग्जांपल दिया कि राम सेज आई वर्क हार्ड, राम ने कहा मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। राम जो बोला वह अब उसी के शब्दों में लिखा गया, तो अगर उसी के शब्दों में है तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट स्पीच है। और वही यहाँ उसके शब्दों में ना कहकर, देखिए यहाँ पर उसके शब्दों में ना कहकर दूसरे के शब्द, मतलब उसका शब्द अब अपना, उसका अपने शब्द इसमें नहीं दिखाना है बल्कि अपना शब्द बनाकर बताना है। जैसे कि राम सेज, राम ने कहा दैट ही वर्क्स हार्ड, कि वह कठिन परिश्रम करता है। यानी कि यहाँ पर मैंने उसकी भाषा को इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ मैंने अपनी भाषा, मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ एज अ थर्ड पर्सन तो मैं अपनी भाषा में बनाकर उसे बोलूँगा उसके बातों को, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बस यही अंतर है, अपनी मतलब सब्जेक्ट के कहने के अनुसार ही जो वो कहा, सब्जेक्ट जो कह रहा है बस उसी चीज़ को अगर उसी के भाषा में दिखा दिया यानी कि वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और वही थोड़ा सा उसका भाषा बदल कर अपनी भाषा के रूप में उसको बनाकर बोला यानी कि वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस जिसे हम कहते हैं वाक्य। वाक्य के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 5। सबसे पहला हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो किसी कथन को व्यक्त करता है। अब कथन कहने का मतलब कुछ भी बोला गया बात, कुछ भी बोला जा सकता है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह आ रहा है, ठीक है, मतलब जो भी बात हम बोल रहे हैं, मतलब जो भी कथन हम स्पष्ट कर रहे हैं दूसरे के सामने, यानी कि वो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। अफर्मेटिव किसे कहेंगे? जिसमें सकारात्मक बातें हो, ठीक है, उसमें नॉट नहीं लगा होना चाहिए। और नेगेटिव किसे कहेंगे? जिसमें नॉट लगा हो। यानी कि हमें असर्टिव को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक हुआ अफर्मेटिव, दूसरा हुआ नेगेटिव। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव में बहुत सारे रूल्स होते हैं। हम लोग जैसे 5 सेंटेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो 5 सेंटेंस में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। सिर्फ अफर्मेटिव में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, सॉरी मतलब असर्टिव सेंटेंसेस में ज़्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको इंट्रोगेटिव में थोड़ा ध्यान देना है। बाकी बात जो 3 बचेंगे वो तीनों बहुत आसान ढंग से आपको समझ आ जाएगा। और ज़्यादातर रूल्स जो होता है असर्टिव वाला रूल्स ही सब में थोड़ा थोड़ा लागू होता है, इसलिए असर्टिव को ज़्यादा ध्यान से समझना है। अब जैसे रूल्स लिखा गया, आप देखिए ध्यान से, रूल्स इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के रूल्स यानी कि असर्टिव बोलने का मतलब कथनात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसमें रूल्स लिखे हैं हम, जैसे 1 बाय 1 आपको छोटा करके बना दिया गया जिससे बच्चे को आसानी से याद भी हो जाए और ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। जैसे पहला नियम है,
कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास को हटाइए। जैसे ही आप डायरेक्ट स्पीच, आप देखिए यहाँ पर भी एग्जांपल में कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ हम चेंज किए हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ जो कॉमा था यहाँ हम कॉमा हटा दिए इस जगह पर। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा है दिख रहा है आपको, डबल एपोस्ट्रोफ का टाइप का दिख रहा होगा, ये दोनों को हमने यहाँ पर हटा दिया है। तो ये पहला रूल हो गया कि इसको हटा दिया जाता है। जैसे ही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ये दो चीज हट जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद लिखा गया चेंजिंग प्रोनाउन। अगर हमें इसमें प्रोनाउन चेंज करना, बहुत बच्चे को अक्सर ये कंप्लेन देखा जाता है विद्यार्थियों में कि प्रोनाउन बदलने नहीं आता है। अब फर्स्ट पर्सन को किस पर्सन में चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन में रहेगा तो उसको चेंज करेंगे नहीं करेंगे, तो ये चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ एक शॉर्टकट दिया हुआ SON 1 2 3, इसका मतलब क्या होता है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो, यानी कि थर्ड पर्सन में नो, जिसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। जैसे सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जिसमें मैं और हम लोग आते हैं, मतलब मैं जिसमें स्पेशली मैं रहूं, वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। जैसे कि आई और वी, आई भी अगर कहीं भी लगा हुआ है तो वहां पर उसके लिए सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल होगा यू, याद रखिएगा ये चीज। अब थर्ड पर्सन में अगर ही है, सी है, इट है, दे है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए नो चेंज, यहाँ लिख दिया ना, नो, नो यानी कि नो चेंज। थर्ड पर्सन वाले जो भी प्रोनाउन होंगे उसमें चेंजिंग नहीं होता है। अब ये चीज आपको समझ आएगा कब, जब एग्जाम्पल आप समझोगे। जैसे यहाँ देखिए, ही सेज आई वर्क हार्ड, यानी कि उसने कहा मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अब देखिए सब्जेक्ट ही है और फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में था उसके जगह आई है, तो यहाँ ही, ये जो आई है बनाने के समय आई के जगह हमको ही करना पड़ेगा। अब देखिए इसको बनाया हुआ ही सेज का रह गया ही सेज, कॉमा के जगह क्या लगा दिए, डैट। उसके बाद यहाँ देखिए इसी के अनुसार में इसको चेंज करना है, मतलब रिपोर्टिंग जो आपका सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग के जगह पर, रिपोर्टिंग स्पीच के जगह पर जो सब्जेक्ट है उसको आपको रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के जगह चेंज करना है। तो आई के जगह यहाँ क्या हो जाना चाहिए, ही, क्योंकि यहाँ शुरू में क्या है, ही, इसलिए यहाँ आई के जगह हो गया ही। मतलब जो यहाँ स्टार्टिंग में रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में क्या लिखा था, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, यानी जो थर्ड पर्सन है वही रहेगा। अब देखिए इसी के तरह और दो क्वेश्चन है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यानी कि वह मुझसे कहता है तुम कठिन परिश्रम करते हो, क्या हो जाएगा, ही सेज। अब सेज के साथ में टू लगा हुआ है, तो यहाँ हमने एक रूल लिखा है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर से है तो डायरेक्टली से ही रह जाएगा, सेज है तो सेज हो जाएगा, सेड है तो सेड हो जाएगा। लेकिन अगर से के साथ टू, सेज के साथ टू, सेड के साथ टू लग गया तो वो सीधे चेंज हो जाता है, दिख रहा है। तो इस अनुसार हमें वहाँ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ही सेज टू है तो सेज टू के जगह पर हमने क्या लिखा है, हमें यहाँ तो टेल्स लिखना है, तो यहाँ कर देंगे इसे टेल्स। उसके बाद मी, यहाँ टू तो हट गया क्योंकि टू के जगह पे चेंज हुआ था ना, तो यहाँ हो जाएगा मी। अब कॉमा के जगह क्या लगाना है, तो डैट लगाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ही सेज टू मी, ही मतलब उसने मुझसे कहा था, इसलिए यहाँ ही है, तो थर्ड पर्सन में हम कहे कि नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं करना है, यानी कि यहाँ भी हमारा चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, और एक बात, और एक चीज समझ लो, उसने मुझसे कहा था तुम कठिन परिश्रम करते हो, मेरे बारे में बोला था, तो मेरे बारे में बोला था, यहाँ चेंज क्या होगा, बात को समझिएगा। उसने मुझसे कहा तुम कठिन परिश्रम करते हो, अगर इसे हमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। यहाँ देख रहे हैं क्या चेंज हो रहा है, मैं यहाँ जा रहा है, यानी कि जैसे ही चेंज होगा तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वर्क हार्ड। ये भी रूल आपका जो है, ये चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन जो है इसी में नियम में आ रहा है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, सब्जेक्ट फॉर्मेशन मतलब यानी कि प्रोनाउन फॉर्मेशन के बारे में है। ही सेज टू हर, वह उससे कहता है आई लव यू या आई लव यू, तो वह उससे कहता है आई लव यू, तो यहाँ चेंज हो रहा है ही के जगह आई, यानी कि आई जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, उस लड़के के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ भी वही चीज चेंज हो जाएगा। सी सेज टू है तो सेज टू के जगह हो जाएगा टेल्स, हर का हर। उसके बाद कॉमा के जगह हो जाएगा दैट, यहाँ ही है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ही, और लव का हो जाएगा लव, और यू का क्या हो जाएगा, यू हर के लिए यूज किया गया, लड़की के लिए, यहाँ यानी कि यहाँ भी हो जाएगा हर।
मतलब फर्स्ट के अनुसार चेंज होता है और सेकेंड ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, सब एक दूसरे के अनुसार चेंज होता है। इसके बाद जैसे कि यहाँ बताया गया कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, प्रोनाउन के बदलाव के बारे में आप लोगों को बताया गया। प्रोनाउन के बदलने के बाद में जैसे उसमें सब में आपको देखे होंगे, सब में से, सेज, सेल, सेड, ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें थोड़ा सा क्या चेंज करना है कि अगर से, सेज और सेड अगर आपके वाक्य में लगा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के जगह लगा हुआ है, और उसके साथ अगर टू नहीं लगा हुआ है, टू नहीं लगा हुआ है, तो वो वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ अगर टू लगा दिया जाता है तो वो चीज़ आपका से टू का टेल हो जाता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट में है, टेल या टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। सेंटेंस में टेल या टोल्ड के बाद में जरूरी नहीं कि सब में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। आप उसके जगह में अगर मान लीजिए बोल रहा है, कोई ऑर्डर कर रहा है, किसी को आदेश दे रहा है, तो ऑर्डर्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, ये सब के बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस में ये सब शब्द पहले से लगा हुआ है, ठीक है, या किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या मान लीजिए ऑर्डर किया जा रहा है, और ये सब शब्दों का हमको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इसके करने के बाद में याद रखिएगा, इसको सिर्फ छोड़िएगा नहीं, इसको लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट आपको देना कंपलसरी है। ठीक है। अब आगे है चेंजिंग ऑफ टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। चेंजिंग ऑफ टेंस और चेंजिंग ऑफ मॉडल और चेंजिंग ऑफ टाइम एंड प्लेस, यही तीन चीज़ है जो इसका रीड का हड्डी है। मतलब नरेशन का रीड यही है। क्यों? क्योंकि हर एक सेंटेंस किसी न किसी टेंस से रिलेटेड होगा। क्या? उसमें कोई ना कोई मॉडल मौजूद होगा। ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं टाइम का चर्चा किया हुआ होगा। तो ये सब चीज़, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। याद इसमें करना ये चीज़ है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस किस टेंस में चेंज होता है। ठीक है, बस इतना ही याद कर लेना। जैसे चेंजिंग ऑफ टेंस में हम समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट का अगर टेंस मतलब कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो उसको हमें सिंपल पास्ट में करना जरूरी है। अगर सिंपल पास्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसको हमें कोई चेंज न करना नहीं है। मतलब पहले तो आपको टेंस का हर एक स्ट्रक्चर समझ जाना है। टेंस का नॉर्मली कम से कम 12 स्ट्रक्चर तो जाने को है ना, वो तो बेसिक चीज़ है। वो 12 स्ट्रक्चर तो आपको जानना ही पड़ेगा। वो 12 स्ट्रक्चर आप जान रहे हो तो आसानी से पकड़ लोगे कौन पास्ट का है, कौन प्रेजेंट का है, कौन फ्यूचर का है, और कौन पास्ट सिंपल पास्ट है, कौन पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन पास्ट परफेक्ट है, कौन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, उतना आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको उसका पहचान रहेगा तो ही नरेशन अच्छे से बनेगा। अगर आपको टेंस का पहचान नहीं है तो आपको नरेशन कंप्लीटली नहीं बनेगा। तो इसलिए पहले स्ट्रक्चर आप लोग देख लेना उसको। तो सिंपल प्रेजेंट को याद कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट को हम लोग सिंपल पास्ट, फिर अगर सिंपल पास्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसी दूसरे लाइन में देखेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेरा कोई सेंटेंस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी मेरे पास सेंटेंस है तो उसे हमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर एक लास्ट लाइन लिखा गया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आपका कोई सेंटेंस है तो उसको चेंज करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर दीजिए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। अगर ऑलरेडी मेरे पास परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में है तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल हो गया कि कौन सा सेंटेंस को हम चेंज करेंगे और कौन सा सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे। बात समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के अनुसार। अब आगे है चेंजिंग ऑफ मॉडल। मॉडल्स को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे जहाँ भी शैल रहेगा वहाँ शुड हो जाएगा, जहाँ विल रहेगा वहाँ वुड हो जाएगा, जहाँ पर मे रहेगा वहाँ माइट हो जाएगा, जहाँ कैन रहेगा वहाँ कुड हो जाएगा। ठीक है। अब उसके साथ ही साथ ये तो हो गया मॉडल का चेंजिंग। आपको टाइम फॉर्मेशन भी समझना है कि टाइम कैसे हमें बदलना है, समय को। जैसे आपके पास रहेगा टुडे, आज का दिन, अगर टुडे शब्द का यूज किया हुआ है डायरेक्ट में तो आपको इसको इनडायरेक्ट में दैट डे करना पड़ेगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे करना पड़ेगा। यस्टरडे है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ये चीज करना पड़ेगा। अगर वही मान लीजिए यस्टरडे मतलब टू नाइट है, आज रात का बात है, तो टू नाइट के लिए दैट नाइट कर देना होगा। मतलब आपको सीधे बोला गया ना
प्रेजेंट में वर्ड है तो पास्ट में कर दीजिए। अब बोल रहे हैं यहाँ टू नाइट यानी कि आज की रात, यहाँ लिख दिया दैट नाइट यानी कि बीता हुआ रात को बात हो रहा है, ठीक है। लास्ट द प्रीवियस, हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, अगो तो बिफोर, ठीक है। वैसे नाउ तो देन, ये कर देना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, मतलब यही सब रूल्स पर ही अकॉर्डिंग इसका दिया हुआ है। सी सेड, उसने कहा, आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, उसने कहा मैं तुम्हारी इस समय मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा इस समय मदद नहीं कर सकता। अब इसका चेंज कैसे करेंगे, तो ही सी सैड है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी सैड का सी सैड रह जाएगा। क्यों, क्योंकि सैड का चेंज तो तभी ना होगा जब टू लगा रहेगा, नहीं है यहाँ लगा हुआ। उसके बाद यहाँ कॉमा है तो क्या लगा देना है, डैट। अब सी उसने कहा था अपने बारे में, तो यहाँ पर तो इसी के अकॉर्डिंग ना चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी कैन नॉट हेल्प, ठीक है। अब यू है तो यहाँ यू में हम बताए हैं कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड पर्सन यू ऑलरेडी दिया हुआ तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे यू, ठीक। आई कैन नॉट हेल्प यू यानी कि सी कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। एट दिस टाइम के जगह पे और एक चीज चेंज होगा, क्या चीज, दिस के जो हो जाएगा, दिस के जगह दैट, एट दैट टाइम। और एक चीज चेंज करना भूल गए हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ कैन नॉट है तो कैन का चेंज कहीं था, यहाँ पर कैन का कुड हो जाता है, देखिए यहाँ पर मॉडल्स का चेंज में कैन के जगह कुड, तो यहाँ कैन नॉट है तो यहाँ क्या कर देना होगा, कुड नॉट कर देना होगा। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। अब अगला, जैसा कि आप लोगों को बताया गया अभी तक सिर्फ एक के बारे में कंप्लीट हुआ, वो भी असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए जैसे हम लोग हिंदी जानते हैं प्रश्नात्मक वाक्य होता है। अब इंट्रोगेटिव के लिए पहले ही दो एग्जाम्पल यहाँ पे देकर समझा दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में समझिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। तो ही, इसका हमने चेंज किया इनडायरेक्ट वे में, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, कॉमा हटा, ठीक है, डैट उट नहीं लगा, यहाँ डैट के जगह क्या लग रहा है, इफ। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये सब में चेंज थोड़ा सा क्या हो, कब थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है, आपको आगे नियम बताया जाएगा कि इसमें दो तरह के जवाब होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो दो ही तरह का जवाब उसमें होता है, या तो आप हाँ या नो में उसका जवाब देंगे, नहीं तो उसके लिए वो WH क्वेश्चन आपसे पूछेगा। WH क्वेश्चन में कुछ अलग हटके आपको जवाब देना पड़ता है, तो जिसमें येस या नो में अगर आपको जवाब देना है तो उस जगह पर आपको बीच में डैट के जगह में इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है, इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। कब, जब सिर्फ उसका आंसर, जो सवाल पूछा गया है डायरेक्ट स्पीच में जो सवाल पूछा गया है, अगर उसका सवाल का जवाब अगर येस या नो में देना है, उस समय में हम वेदर या इफ़ का प्रयोग डैट के जगह पर करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे WH फैमिली से आता है, WH फैमिली यानी इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब अगर सवाल पूछा जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग जो WH वर्ड रहेगा हमारे पास, वही WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अब इसके रूल्स को देखते हैं, तो पहला रूल में लिखा गया, सैड टू को आप चेंज कर दीजिए आस्क में, क्वेश्चन में, या इंक्वायरीड में, या फिर इंट्रोगेटेड में, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको सैड टू के जगह पर ये सब वर्ड में से कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ अंतिम में, तो क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप का, यानी कि आप डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, लेकिन जैसे उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसका क्वेश्चन मार्क हट के क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद तीसरा में है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जब भी सवाल बनाते हैं तो सवाल में देखते क्या है कि हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा जाता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, इससे सवाल बन गया। लेकिन वही जैसे आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, वहाँ पे आपको नॉर्मल वे में कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है, यानी कि असर्टिव के रूप में यूज कर देना है, यानी कि साधारण वाक्य के रूप में। अब अगला पॉइंट क्या है, टेंस या प्रोनाउन नियम के अनुसार लिख दिया ना, हम यही चीज़ बार बार बोल रहे हैं। हर एक जितने भी सेंटेंस रहेंगे ना, मतलब जितने भी आपको
क्या कहेंगे, और जितने भी वाक्य के प्रकार रहेंगे सभी वाक्यों में जितना भी नियम बनेगा सभी में टेंस का एक ही नियम है। ठीक है, यहाँ जो आपको लिखा है ना टेंस और प्रोनाउन का, तो टेंस और प्रोनाउन का नियम बदलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए टेंस का यही रूल हमेशा लगेगा, ये रूल और ये रूल, ये जो रूल है टेंस का बनाया गया आपको, ये रूल हमेशा लगेगा। और ये जो आपको प्रोनाउन के लिए जो रूल बताया गया था ये रूल भी हमेशा सब में लागू होगा। ठीक है, ये दोनों कभी नहीं बदलता है। ठीक, तो यहाँ लिख दिया है टेंस और प्रोनाउन नियम के अनुसार ही इसमें भी बदलेगा। उसके बाद क्या है चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, यदि सवाल का जवाब, फिर वही बात जो भी स्टार्टिंग में भी जस्ट अभी तुरंत समझाया आप लोगों को कि अगर आपका सवाल जो पूछा जा रहा है डायरेक्ट स्पीच में, अगर उस सवाल का जवाब इफ या हाँ या न में हो, हाँ या न में हो, यस और नो में हो, तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करें। बोले कि डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, डैट के जगह पर क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे नहीं तो वेदर लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको समझाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद यदि अगर मान लीजिए तो बोला गया जब सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब हाँ या नो में रहेगा तो इफ या वेदर लगाएंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं बल्कि WH फैमिली से अगर सवाल पूछा जाता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ में आ जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यदि लिखा हुआ यदि WH फैमिली से है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है आपको, वहाँ बीच में कोई कंजंक्शन का प्रयोग, मतलब उसके अलावा, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसके अलावा दूसरा कोई कंजंक्शन का प्रयोग वहाँ पर नहीं करना। वो खुद कंजंक्शन नहीं है लेकिन कोई दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा अगर WH फैमिली से कोई वर्ड आ गया तो। अब छठा नियम में है अगर डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स है जो आपको याद कर लेना है, नियम है बहुत ही अच्छा। जैसे मान लीजिए सम्मान सूचक कोई शब्द है, जैसे हम लगा देते कहीं सर, मैडम, योर ऑनर। ठीक है, इस तरह से अगर शब्द का प्रयोग किया हुआ है सम्मान देने के लिए, तो उसके जगह पर हमें क्या चीज़ का प्रयोग करना है, रिस्पेक्टफुली। कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, रिस्पेक्टफुली। उसी तरह से अगर प्रेम सूचक कोई शब्द लगा हुआ है, जैसे छोटे भाई बहनों के लिए कुछ हम लोग वर्ड सीखते हैं, डियर, डार्लिंग, बीलव्ड। ठीक है, तो ये सब शब्द जो हम लोग यूज करते हैं प्रेम को सूचित करने के लिए, तो उसके जगह पर इसको यूज न करके हम क्या यूज करेंगे, या तो लविंगली यूज कर सकते हैं या अफेक्शनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जवाब उसका यस में हो, अगर मान लीजिए सवाल पूछा गया डायरेक्ट स्पीच में और उसका जवाब भी दे दिया आपको यस में, यस में जवाब अगर देगा तो यस न लिख के आपको क्या लिखना है, एंसर्ड इन द अफर्मेटिव, एंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अगर वही उसी सवाल का जवाब अगर नो में हो तो उस जगह पर उसके जगह क्या यूज करना है, एंसर्ड इन द नेगेटिव। ये चीज़ का यूज आपको लास्ट में समझाया गया, वो समझा दिया जाएगा, बस आप यूजेस समझिए कौन किस में बदल जाता है। ठीक है अब एग्जांपल में समझिए, जो भी आपको इंट्रोगेटिव से रिलेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको नियम रूल्स बनाए गए हैं वो सभी नियमों को देखिए ध्यान से, कहाँ कहाँ क्या चेंज किया गया है। ही सेड टू मी डू यू नो मी, ही सेड टू मी डू यू नो मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ क्या हो गया उसने मुझसे पूछा था, तो सेड के जगह क्या लगा दिए, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर या तो जवाब हाँ में होगा नहीं तो ना में होगा। यहाँ पहले बोला ना, यहाँ दो तरह से जवाब हो सकता है अगर इसका सवाल कोई सवाल होता है जिसका जवाब दो ही वर्ड्स में आप दे सकते हैं, येस और नो में। आप कोई सवाल जो WH फैमिली से बिलोंग करेगा उसमें आपको कुछ WH वर्ड्स का ही प्रयोग करना है। यहाँ तो सीधा सवाल पूछा क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या तुम जवाब दोगे, या तो हाँ दोगे नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, इफ। ठीक है, दैट नहीं लगा के क्या लगाया, इफ। अब आई न्यू हिम, जैसे जवाब दिया गया सीधे डू यू नो मी, तो आई न्यू हिम यहाँ चेंज कर दिया गया, डायरेक्टली इंट्रोगेटिव से सीधे जवाब दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर सी सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, उसने मुझसे कहा ट्रेन कब आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया उसने मुझसे कहा नहीं बल्कि मुझसे इंक्वायरी किया, पूछताछ किया ना। यहाँ पूछताछ के लिए यहाँ वर्ड क्या यूज किया गया, इंक्वायरीड। ठीक है, तो ही इंक्वायरीड ऑफ मी, उसने मुझसे इंक्वायरी किया। व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, देखो ये व्हेन का व्हेन रह गया, यहाँ पे विल द ट्रेन है, विल द ट्रेन विल कर दिया। अब विल के जगह अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बता रहे, विल के जगह क्या यूज करना है, विल के जगह तो विल के जगह हमें
वुड का प्रयोग किया गया। यहाँ विल था, विल की जगह वुड। और यहाँ इसी के नियम में बताए थे क्या चीज़ कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले था, देखिए विल पहले था, द ट्रेन बाद में था। यहाँ द ट्रेन को पहले किया, विल को चेंज करके वुड कर दिया गया। ठीक है, अब अगला फिर एक समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी थोड़ा देर पहले इसके लिए भी नियम बनाया गया था कि यस रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, नो में जवाब रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा। तो देखिए ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, ठीक है, मैडम कैन आई हेल्प यू। ठीक, फिर जवाब मिला सी सेड, उसने कहा नो। ठीक, ये एक सीधे समझिए सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस नहीं बल्कि एक मतलब पूछ भी लिया गया, पूछताछ भी किया गया, जवाब भी मिला। ठीक है, यहाँ इस पूरे को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, देखिए ही सेड टू हर, यानी कि उसने पूछा था उस महिला से, सॉरी उस महिला से पूछा गया था, तो ही सेड के जगह हो गया आस्क। ठीक, टू हर, टू हटा दिया गया, सीधे क्या लग गया, हर। अब यहाँ बोला गया था सर मैडम कुछ भी रहता है। अब देखिए यानी हम सर मैडम योर ऑनर ये सब के जगह क्या लगाना है, रिस्पेक्टफुली लगाना है। तो यहाँ मैडम के जगह क्या लिख दिया गया, रिस्पेक्टफुली हो गया। उसके कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ जवाब कैन आई हेल्प यू क्या हो जाएगा, इफ ही कुड हेल्प हर। ठीक है, यहाँ इसी तरह से चेंज किया, इफ ही कुड हेल्प हर। इफ क्यों दिया गया, क्योंकि इसका जवाब यस या नो में होगा। और यहाँ ही कुड हेल्प हर, आई हेल्प यू के जगह पे यूज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जवाब देखिए, सी सैड, तो सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया था। तो सी सैड नो, तो सी के जगह सी रह गया। और नो के लिए क्या यूज हुआ था, अभी नो के लिए आपका यहाँ लिखा गया था नियम में कि जहाँ पर जब जवाब उसका नो में हो तो आंसर्ड इन द नेगेटिव लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर्ड इन द नेगेटिव लिखा गया। तो यही सब चेंजिंग है जो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के समय करते हैं। अब आगे देखेंगे। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा, उसके पहले अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो पहले तो जिसमें आज्ञा अनुरोध ये सब का जिसमें भाव स्पष्ट होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे किसी से आज्ञा लेना है, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, इस तरह से सर से परमिशन लेते हैं ना हम लोग। तो ये सब वो सब जो सेंटेंसेस होती है वो सभी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में आता है, इतना बात याद रहेगा। अब इम्परेटिव को ध्यान से समझेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का पहले फिर से एक एग्जाम्पल दिया गया, देखिए ध्यान से। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गो अवे, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, या यहाँ से चले जाओ। तो इसमें क्या चीज़ चेंज किया गया, ही के जगह ही, सैड के जगह उसने मुझे ऑर्डर किया जाने के लिए, तो इसलिए सैड के जगह क्या चेंज हो गया, ऑर्डर्ड हो गया। टू को तो हटा देना है, मी के जगह तो मी रहेगा ही। ठीक है, अब गो अवे को क्या किया गया, तो टू गो अवे, बस टू लगा दिया गया, बस इतने थोड़ा चेंजिंग किया गया। टू शुरू में वर्ब के पहले लगा दिया, मतलब वर्ब का पहला रूप के पहले क्या लगा देना है, टू। अब इतने से तो समझना नहीं है, पहले रूल्स भी देख लेना है, क्यों हो सकता है रूल्स में इससे कुछ अलग हो और इससे अलग क्वेश्चन कहीं पूछ दिया तो क्या करोगे। तो उस समय के लिए देखिए, पहला है सैड टू को, सैड टू जहाँ पर रहेगा उसके लिए आप ऑर्डर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सजेस्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आया। जहाँ पर भी सैड टू रहेगा और आपको लगेगा वहाँ कहीं ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड शब्द का प्रयोग करना है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाना है, फॉरवर्ड माफ़ी उफ़ी मांगा जा रहा है तो यहाँ पर फॉरवर्ड लगाना है, अगर सलाह दे रहा है तो वहाँ पे सजेस्टेड लगाना है। बात को ध्यान से समझिएगा, सलाह दिया तो सजेस्टेड, माफ़ी मांगा फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर यानी कि आदेश दे रहा है तो वहाँ पर हमें ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला नियम क्या है, कंजंक्शन के जगह पर क्या लगाना है, टू लगाना है। हम लोग शुरू में असर्टिव सेंटेंस में डैट लगाए थे, इंट्रोगेटिव में इफ वेदर लगाए थे, यहाँ क्या लगाना है, टू लगाना है। ठीक है, कंजंक्शन टू का प्रयोग करना है। उसके बाद टू के ठीक बाद में हमेशा वर्ब का कौन सा रूप रहना चाहिए, वन, याद रखिएगा। अगर हमें जब हम टू का इस्तेमाल करेंगे, टू के ठीक बाद में हमारे पास वर्ब का कौन सा रूप होना चाहिए, वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेंस प्रोनाउन नियम के अनुसार फिर वही बात लिख दिया ना,
आपका जो असर्टिव में लिखा गया था सेम यही चीज़, टेंस में कोई बदलाव नहीं, प्रोनाउन में। टेंस का और प्रोनाउन का हमेशा एक ही रूल सब में लागू होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसी पर समझते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। लिखा गया सी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, मतलब उसने मुझसे कहा तुम यहाँ मत आओ, ठीक है। तो क्या किया गया, सी ऑर्डर्ड मी, सी उसने ऑर्डर किया कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, आदेश दिया है उसने। तो सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हेयर, ठीक है। नॉट और उसके बाद टू लगा के वर्ब लिखना है, पहले बता दिया गया, नॉट टू कम हेयर। अब अगला है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज मतलब होता है विराम अवस्था में ना, सॉरी ये विराम अवस्था में उसको क्या बोलते हैं, जो हाथ पीछे किया जाता है उसमें। अब जैसे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज, मतलब उसमें आराम से खड़ा हो जाना होता है हाथ पीछे करके। तो द कैप्टन कमांडेड, कैप्टन तो क्या करता है, कमांड देता है आर्मी को, ठीक है। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज, मतलब यहाँ वर्ब का पहला रूप है तो उसके पहले क्या लगेगा, टू लगेगा नियम के अनुसार, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल में समझाया गया, ये तो दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस तक समझा दिया गया। अभी और दो सेंटेंस बचे हुए हैं आपके। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक में क्या होता है, जिसमें हम लोग अलास, हुर्रे, फाई फाई ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अपने अंदर के भावों को स्पष्ट करते हैं ना विस्मयादि बोधक में, जैसे छी छी, हाय राम वगैरह शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ बातों को समझ जाना, पहले जैसे हम लोग छी छी को इंग्लिश में बोलते हैं फाई फाई, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो ब्रेवो बोलते हैं, ब्रेवो, वाह वाह, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब शब्दों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल वर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सैड प्लस अलास रहेगा अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। अगर सैड के साथ में हरी रहेगा, ठीक है, हरी घबराहट में या जल्दीबाजी में, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। वैसे सैड के साथ फाई रहेगा या उह रहेगा, ठीक है, फाई या उह। अगर ये शब्द का प्रयोग किया गया सैड के साथ में, तो वहाँ आपको लगाना है एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, ठीक है। डिस्गस्ट बोलते हैं डिस्गस्टिंग आई, मतलब बहुत बकवास, बहुत गंदा। अब सैड प्लस वाव रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सैड प्लस ओह रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है। तो ये सब शब्दों के अनुसार हम लोग ये वर्ड्स का मतलब वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे। दूसरा नियम है इसका, कंजंक्शन दैट का प्रयोग यहाँ करना है। उसमें हमने नहीं किया था, इम्परेटिव वाले में नहीं किया गया था, इंट्रोगेटिव वाले में नहीं किया गया था, लेकिन जहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा वहाँ पर हमें कंजंक्शन के जगह पर हमें दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंजंक्शन के लिए क्या यूज हो जाएगा, दैट का। अब आगे टेंस प्रोनाउन, फिर से वही बात, नियम के अनुसार आपको बार बार नियम एक ही चीज़ का याद दिलाया जा रहा है, यानी कि वो रीड है तो रीड है, मजबूती है वो, ठीक है। इसलिए नरेशन का वो पार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल आपको समझाया गया। जैसे सी सैड हरी वी हैव वॉन द मैच, हरी मतलब जल्दीबाजी करो, जैसे तो यहाँ हरी लिख दिया तो ही सी के जगह रह गया सी, लेकिन सैड हरी के जगह क्या बोले थे, तो सैड हरी के जगह में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहाँ लिख दिया गया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कोई जो चेंज हो रहा है समझ आ रहा है। तो यहाँ पे सी के जगह सी, सैड हरी के जगह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। और वी हैव वॉन द मैच, यहाँ क्या करना है, कंजंक्शन के जगह बोला गया था डैट लगाने के लिए, लगा दिया डैट। अब वी के चेंज हो जाएगा किसके लिए, क्या जी में, तो दे में चेंज हो जाएगा, दे हैड वॉन द मैच। हैव है तो हैव को हम बोले थे नियम के अनुसार, होगा ना चेंज, हैव का हैड हो जाता है तो हैव का हैड हो गया। वी के दे चेंज हो गया प्रोनाउन के अनुसार, ये टेंस के अनुसार। अब वॉन द मैच के वॉन द मैच रह गया। एकदम छोटा छोटा पॉइंट करके समझेंगे, समझ आया। सी के जगह सी रह गया, सैड हरी के नियम के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वी के जगह दे हो गया, यहाँ जो कॉमा था वहाँ हो गया कंजंक्शन डैट का प्रयोग। उसके बाद हैव टेंस के अनुसार हैड में बदल गया, और वॉन द मैच का वॉन द मैच रह गया, ठीक है। अब उसके बाद ही सैड ब्रेवो, फिर वही बात, ही के जगह ही रह गया, सैड ब्रेवो के जगह में अपलाउडेड लिखते हैं, ठीक है, अपलाउडेड, ठीक, मतलब खुशी से बताना। उसके बाद यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, तो यहाँ पे लिखा गया सेइंग दैट, ठीक, यू हैव,
यू के लिए यहाँ पर चेंज हो गया। हैव डन वेल यानी कि हैव का चेंज होकर क्या हो जाएगा, हैड टेंस के अनुसार, और डन वेल के डन वेल रह गया। तो ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में समझाया गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने का ज़्यादा कुछ रूल नहीं होता है, बस आप शुरू से याद करते आ रहे हो तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को याद करना है। अब एक लास्ट और सबसे अंतिम इसका पार्ट को समझते हैं, जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर मान लीजिए आपके पास इच्छा सूचक शब्द वाक्य है, कोई अगर सेंटेंस दे दिया आपको इच्छा सूचक वाला, यानी कि अगर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पर रूल्स, उसके लिए भी लास्ट रूल्स आपको याद करना है। इसमें कुछ ही रूल याद करना है, जैसे सैड को क्या चीज़ में चेंज करना है, विस्ट में या प्रेड में। अगर कहीं भी रहेगा, अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में सैड लगा रहेगा, तो सैड के जगह में क्या लिख देंगे, या तो विस्ट लिख देंगे, नहीं तो प्रेड लिख देंगे, ठीक है। और कंजंक्शन के जगह फिर से क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करना है। टेंस प्रोनाउन रूल के अनुसार, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। इसमें भी आपको दो समझाया गया है, जैसे कि सी सैड मे गॉड पार्डन हिम, उसने कहा भगवान उसे माफ़ करे, ठीक है, ईश्वर उसे माफ़ करे। तो सी का सी रह गया। सैड के जगह क्या बोला गया था, पहला नियम में विस्ट या प्रेयर लगा सकते हैं ना, तो उसने भगवान से प्रे किया उसके लिए कि उसको माफ़ किया जाए, तो यहाँ प्रे लिख दिया गया। मे गॉड पार्डन हिम, तो मे गॉड, यहाँ मे शब्द इस्तेमाल किया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के, तो वहाँ चेंज हो जाएगा, कॉमा के जगह लग जाएगा दैट, ठीक है। उसका गॉड पार्डन हिम, तो गॉड मे का चेंज होगा, क्या चीज़ हो जाएगा, माइट। मे को माइट में चेंज करते हैं, तो गॉड का गॉड, मे को हो गया माइट, पार्डन हिम का पार्डन हिम रह गया। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। दे सैड लॉन्ग लिव द किंग, उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान मतलब यहाँ राजा अमर रहे, राजा अमर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर दे का दे रह गया। सैड यहाँ पर भगवान से प्रे किया ना, तो यहाँ भी तो प्रे ही कर रहा, प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि ऐसा हो, तो यहाँ प्रेड लगा दिया गया। लिव लॉन्ग है, लॉन्ग लिव द किंग, यहाँ दैट पहले लगेगा, तो यहाँ द किंग सब्जेक्ट को शुरू में कर दिया, और यहाँ मे नहीं लगा हुआ, फिर भी अपने लिए यहाँ पे क्या चीज़ चेंज कर दिया, मे के जगह पर, मतलब इच्छा कर रहा है तो इच्छा के लिए यहाँ माइट लगा दिया। नहीं भी लगाया तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो माइट लिव लॉन्ग मतलब द किंग माइट लिव लॉन्ग, मतलब राजा जो है ज़्यादा जिए। तो यहाँ तक आपको समझाया गया। पूरा एक वीडियो में नरेशन आप लोगों का कंप्लीट करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छे से समझ आया।